हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 2 की यूनिट कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। उसका लेक्चर 1 है ये। तो ये जो लिखी हुई है इसकी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स की क्लासिफिकेशन। उससे पहले हम पढ़ते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स होते क्या हैं। जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर है, दो वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट इज कार्डियक, कार्डियो या फिर कार्डियक, एंड सेकंड इज वैस्कुलर। कार्डियक मींस क्या होता है? हार्ट, मतलब हार्ट से जो रिलेटेड थिंग्स होती हैं, हार्ट। और वैस्कुलर इज ब्लड वेसल्स। तो जो वो ड्रग्स जो क्या करती हैं, जो इरेगुलर हार्ट बीट को उनके एक्शन को क्या करती है, ट्रीट करती है। ड्रग्स जो दी जाती है उनमें जब इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, जो क्या करती है, एक्शन दिखाती, किस पे एक्ट करती है, जो अदर पार्ट्स है, हमारे वेस्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स हैं, उन पे क्या करती है, एक्ट करती है। तो उनको हम बोलते हैं, उनको मॉडिफाई करती है, उनको हम बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। सो इसकी डेफिनेशन लिख लो। ड्रग्स विच आर यूज्ड, the drugs which are used for their action on heart, drugs which are used for their action on heart or on the other parts of the vasculatory system, drugs which are used on the action of for their action on heart or the other parts of the vasculatory system to modify the total output of the heart, to modify the total output of the heart or distribution of drugs to certain parts of circulatory system। वो drugs, definition note कर ली, the drugs which are used for their action on heart or on the other parts of the vasculatory system to modify the total output of the heart or distribution of drugs to certain parts of circulatory system। मतलब कि जो क्या करते हैं, ड्रग्स जो अपना एक्शन दिखाती है कि इनके ऊपर, हार्ट के ऊपर जो इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, फिर हार्ट के अंदर कोई डिजीज हो जाती है, उन पे जो एक्ट करती हैं, दैट इज कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। और या फिर अदर पार्ट्स हो गए हमारे वेस्कुलेटरी सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, जिनको मॉडिफाई करती है, जो हमारा टोटल आउटपुट है हार्ट का, उसको क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। फिर जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो ड्रग्स है वो क्या अलग अलग पार्ट्स में जाके सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या करती है, अपना वर्क करती है। अब ये किस किस में यूज होती है, जो कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स है वो किस किस चीज में यूज होती है। जैसे कि क्या हो गया, कार्डियक हार्ट फेलियर हो गया, या जैसे मेजर हार्ट फेलियर हो गया, हमको हम बोल सकते हैं। कार्डियक हार्ट फेलियर में, हाइपरटेंशन में जब बीपी इंक्रीज हो जाता है, उसमें हम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स यूज करते हैं। अराइथमिया में होता है, जब क्या हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है, उसमें हम यूज करते हैं। एंड एंजाइना पेक्टोरिस हो जाता है तब, और या फिर मायोकार्डियल जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। तो इसके यूजेस देखें तो फर्स्ट किस में यूज होता है ये, जब मतलब कार्डियक हार्ट फेलियर हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं मेजर हार्ट फेलियर। कार्डियोवैस्कुलर ड्रग यूज होती है। उसके बाद ये होता है जब हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन में मतलब कि क्या, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो हम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स, या फिर जिसपे हाइपरटेंशन जो इंक्रीज हो जाता है तो उसमें क्या करते हैं, हम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स देते हैं। नेक्स्ट इज अराइथमिया में, जब क्या हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है। जब इरेगुलर हार्ट बीट हो जाती है तब हम कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स का यूज करते हैं। उसके बाद एंजाइना पेक्टोरिस हो जाए, उसमें कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स यूज होती है। मायोकार्डियल में इसको क्या हम यूज करते हैं, ये थे इसके यूजेस। अब कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स को क्लासिफाई किया गया है अलग अलग कैटेगरीज में, मतलब कि जैसे लिखी हुई है, जो क्लासिफिकेशन लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन में देखो क्या क्या है इसमें। कार्डियोटोनिक ड्रग्स,
ड्रग्स। कार्डियोटोनिक ड्रग्स कौन सी होती हैं? कार्डियोटोनिक ड्रग्स में आते हैं हमारे पास डिजिटॉक्सिन, डिगॉक्सिन एंड डिटॉक्सिन, या फिर और भी अदर ड्रग्स होगी जो कार्डियोटोनिक ड्रग्स में आती हैं। एंटीराइथमिक ड्रग्स में क्या आता है? क्विनिडीन, फिनाइटोइन, प्रोपेनोलोल, ब्रिटेलियम, वेरापेमिल, डिल्टियाजम, ये क्या है हमारे पास अराइथमिक ड्रग्स। उसके बाद हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स जो क्या है हमारे पास मिथाइडोपा हो गया, ग्वेनेथिडाइन हो गया एंड रेसरपाइन हो गया, नेफिडिपाइन हो गया एटसेट्रा, ये हमारे पास क्या है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। देन इज वैसोडिलेटर। वैसोडिलेटर्स क्या होते हैं? उनकी ड्रग्स है ग्लाइसिन ट्राइनाइट्रेट, इथाइल नाइट्रेट एंड डोलाजोलिन, ये 3 ड्रग्स है वैसोडिलेटर्स की। देन इज लिपिड लोवरिंग एजेंट्स। लिपिड लोवरिंग एजेंट्स में कौन सी ड्रग्स आती है हमारे पास? क्लोफिब्रेट, निकोटिनिक एसिड, ये 2 ड्रग्स हमारे पास लिपिड लोवरिंग एजेंट। उसके अलावा हम यूज करते हैं डाययूरेटिक्स है जो ये भी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स में ही यूज, कोएगुलेंट्स, एंटीकोएगुलेंट्स हो गए, वो भी क्या है कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स के ट्रीटमेंट में हम यूज कर सकते हैं। अब जो कार्डियोटोनिक ड्रग्स है वो क्या होती है? कार्डियोटोनिक का मतलब क्या होता है? जो ड्रग्स होती है जो क्या करती है? इंक्रीज करती है फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन का। जब हार्ट के मसल कॉन्ट्रैक्शन का फोर्स इंक्रीज कर देती है तो विदाउट इंक्रीजिंग इट्स जो ऑक्सीजन कंजप्शन है, मतलब कि ऑक्सीजन कंजप्शन भी ज़्यादा ना हो लेकिन उसका मसल का जो कंट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाए, उसको हम बोलते हैं कार्डियोटोनिक ड्रग्स। कार्डियोटोनिक ड्रग्स की डेफिनेशन पूछ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो उसकी डेफिनेशन है द ड्रग्स विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, द ड्रग्स विच इंक्रीज द फोर्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट विदाउट इंक्रीजिंग इट्स ऑक्सीजन कंजप्शन इज नोन एज कार्डियोटोनिक ड्रग्स। उनके ड्रग्स है, उनके एग्जांपल्स याद करने हैं। देन नेक्स्ट इज एंटीराइथमिक ड्रग्स। एंटीराइथमिक ड्रग्स क्या होते हैं? जो कार्डियक अराइथमियास हो गए, जैसे कार्डियक अराइथमिया मींस की डिस्टरबेंस हो रही है, कार्डियक जो रिदम है उनके अंदर यानी कि हार्ट बीट के अंदर जो डिस्टरबेंस हो रही है उनको हम बोलते हैं कार्डियक अराइथमिया। तो जो उनको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है जो किस वजह से होती है, जो एंटी अराइथमिक है किस वजह से वो हो रहा है हमारे अंदर, जो अराइथमियाज है वो कॉज हो रहा है बाय किसकी वजह से? जो डिस्टरबेंस हो रही है इन कंडक्टेंस थ्रू, जो मायोकार्डियल टिश्यू है उनमें जो डिस्टरबेंस हो रही है, उनको कंडक्ट करने में जो डिस्टरबेंस हो रही है, तो उसमें उसकी वजह से हमें क्या हो रहा है अराइथमिया हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है उनमें डिसऑर्डर हो रहा है इम्पल्स फॉर्मेशन में, तो उनकी वजह से हमें क्या होता है अराइथमिया होता है। तो उनको ट्रीट करने में जो ड्रग्स दी जाती है दैट इज एंटी अराइथमिक ड्रग्स। तो जो एजेंट जो यूज करते हैं टू करेक्ट द कार्डियक अराइथमिया इज नोन एज एंटी अराइथमिक ड्रग्स। आगे एंटी अराइथमिक ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है। एंटी अराइथमिक ड्रग्स को आगे 4-5 फॉर्म में क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट इज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। इसको अभी क्लासिफाई किया हुआ है। फर्स्ट क्या है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट में जो आती है ड्रग्स वो है क्विनिडीन। तो जो क्विनिडीन है और फिनाइटोइन है, ये 2 ड्रग्स किसकी है? मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट की। सेकंड कौन से? सेकंड है बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में, बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स, बीटा और जो बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स है उसमें कौन सी ड्रग आती है? प्रोपेनोलोल। जो प्रोपेनोलोल है वो हमें बीटा एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स में काम करती है। उसके बाद हमारे पास आती है थर्ड क्लासिफिकेशन, ड्रग्स जो क्या करती है अपना एक्शन दिखाती है, जो प्रोलॉन्ग करती है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। ड्रग्स दैट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, ड्रग्स दैट prolonged the duration action potential। तो इसमें हमारे पास आती है ब्रिटाइलियम। ये है ब्रिटाइलियम है, ये दोनों जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन की ड्रग, दिस इज द सेकंड
बेटालियम हमारे पास थर्ड। उसके बाद हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन कौन सी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। फोर्थ इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो इसमें जो यूज होती है दैट इज वेरापेनिल एंड डेल्टाइजिन। ये दो ड्रग्स हैं जो हमारे पास फोर्थ क्लासिफिकेशन के अंदर आती है। तो एंटीराइथमिक ड्रग्स क्या थे, जो क्या करते हैं हमारे पास कार्डियक रिदम को ट्रीट करने में, उनको क्या करने में, मतलब जो एजेंट यूज हो जाते हैं करेक्ट करने में कार्डियक रिदम को, दैट इज एंटीराइथमिक ड्रग्स। अब उसके बाद एंटीराइथमिक ड्रग्स को आगे चार पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, दैट इज मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट की जो ड्रग्स है दैट इज क्विनिडीन एंड फिनाइटोल। उसके बाद है बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स। बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स की ड्रग्स है प्रोपेनोलोल, जो प्रोपेनोलोल और बीटा एडरेनर्जिक ब्लॉकर्स पर काम करती है। देन जो ड्रग्स दैट प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, उसमें आता है हमारे पास बेटालियम एंड उसके बाद हमारे पास कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दैट इज वेरापेमिल एंड डिल्टियाजिन। वेरापेमिल एंड डिल्टियाजिन, तो ये था हमारे पास एंटीराइथमिक ड्रग्स। उसके बाद है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। एंटी हाइपरटेंसिव मींस क्या होता है कि जो हाई सिस्टमैटिक जो हमारे पास ब्लड प्रेशर है, जो किसकी वजह से आया है हमारे पास हेमोडायनामिक फंक्शन की वजह से हाई सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर हो रहा है, तो उसको वो होते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, हाइपरटेंशन होता है कि हाई सिस्टमैटिक ब्लड प्रेशर जो किसकी वजह से आ रहा है, डिफेक्ट इन हेमोडायनामिक फंक्शन में। उसके अंदर इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे पास आर्टेरियोल है वो जो एक्सेसिव सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। उसके बाद इसके जो ड्रग्स है मिथाइल डोपा, ग्वानाथाइडाइन एंड रेसिपाइन, नेफिडिपाइन, ये है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की ड्रग्स। उसके बाद वैसोडिलेटर्स। वैसोडिलेटर्स क्या होते हैं, जो ड्रग्स जो क्या करते हैं, डिलेशन काज करते हैं, डिलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स, उनको बोलते हैं वैसोडिलेटर। द ड्रग्स विच काजेज डिलेशन ऑफ ब्लड वेजल्स आर वैसोडिलेटर्स। उसके बाद है उसकी जो ड्रग्स है दैट इज ग्लिसरॉल, ट्राइनाइट्रेट, इथाइल नाइट्राइट एंड टोलाजोलिन, ये है वैसोडिलेटर्स की ड्रग्स। उसके बाद है लिपिड लोअरिंग एजेंट्स। लिपिड लोअरिंग एजेंट्स क्या होते हैं, वो ड्रग्स जो क्या करती है, जो यूज की जाती है लोअर करने के लिए किस चीज को, प्लाज्मा लिपिड्स को। द ड्रग्स which are used to lower plasma lipids are known as lipid lowering agents, उनको हम क्या बोलते हैं, लिपिड लोअरिंग एजेंट। उसमें आता है हमारे पास क्लोफिब्रेट एंड निकोटिनिक एसिड। तो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स। तो हमने कार्डियोटोनिक ड्रग्स की क्या करनी है, डेफिनेशन करनी है। अब जो हमारे सिलेबस में है दैट इज एंटीराइथमिक ड्रग्स का। एंटीराइथमिक ड्रग्स में हमने उसकी डेफिनेशन लिखनी है, वो किस वजह से हमें हो रहा है एंड उसकी क्लासिफिकेशन। उसमें हम पढ़ेंगे एक ड्रग दैट इज क्विनिडीन। तो हम पढ़ेंगे क्विनिडीन। क्विनिडीन से पहले हमने क्या पढ़ा होगा, क्विनिन के बारे में। क्विनिन कहाँ से, क्विनिन जो क्विनिडीन है वो क्या है, सिमिलर है किससे, क्विनिन से। क्विनिन का सिर्फ जो डेक्स्ट्रोरोटेटरी जो स्टीरियोआइसोमर है क्विनिन का, वो है क्विनिडीन। उसके बाद ये हमें मिलता कहाँ से, हमें अल्कलॉइड से मिलता है, जैसे क्विनिन हमें अल्कलॉइड से मिलता था, दैट इज उसी तरह से हमें क्या मिलता है, क्विनिडीन भी हमें अल्कलॉइड से मिलता है। इट इज एन अल्कलॉइड ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, डेक्स्ट्रोरोटेटरी स्टीरियोआइसोमर ऑफ क्विनिन। क्विनिन वो ड्रग है जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। उसके बाद हमारे पास क्विनिडीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जो क्विनिडीन का सल्फेट साल्ट है वो क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में, या व्हाइट या तो क्रिस्टल्स होंगे उसके, या फिर जो क्रिस्टल्स होंगे वो नीडल लाइक होंगे, यानी कि व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मिलता है सल्फेट साल्ट। जो क्विनिडीन का सल्फेट साल्ट है वो हमें मिलता है व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में। उसके बाद इसका ऑर्डरलेस होता है, बिटर टेस्ट होता है एंड उसके बाद स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर, बट सोल्यूबल होता है अल्कोहल के अंदर। So its physical properties is
जो इसका सल्फेट साल्ट है वाइट निडल लाइक क्रिस्टल, इस तरह से हमें ये मिलता है वाइट निडल लाइक क्रिस्टल्स की फॉर्म में। उसके बाद इसका क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है, बिटर इन टेस्ट, देन बिटर इन टेस्ट के बाद उसकी स्पैरिंगली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, बट फ्रीली सोल्यूबल है इन अल्कोहल। ये है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, जब हम इसको ट्रीट करेंगे किसके साथ, जो ब्रोमीन वाटर है उसके साथ अगर हम इसको ट्रीट करें, व्हेन इट इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर एंड अमोनिया, पहले ब्रोमीन वाटर के साथ ट्रीट किया, उसके बाद हमने इसको ट्रीट किया अमोनिया सोल्यूशन के साथ, तो ये हमें देगा एमराल्ड ग्रीन कलर का कुछ कंपाउंड। एमराल्ड ग्रीन होता है जैसे कच्ची कैरी का कलर होता है, दैट इज एमराल्ड ग्रीन कलर। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम क्या लिखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, when it is treated with bromine water and then ammonia, when treated with it gives emerald green color compound। एमराल्ड ग्रीन कलर कौन सा, जैसे कच्ची कैरी का होता है कलर, वैसा वैसा एमराल्ड ग्रीन कलर होता है। उसके बाद ही अगर हम इसको ट्रीट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, अगर हम इसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे, इसके सॉल्यूशन को क्विनिडेन के सॉल्यूशन को ट्रीट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, तो ये हमें देगा ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस। हमें क्या देगा, स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस। फ्लोरोसेंस क्या, जब किसी पे लाइट पड़ती है तो क्या वो कलर शो करता है, तो उसी तरह से जब इसको डाइल्यूट H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, उसके बाद ये हमें देगा स्ट्रॉन्ग ब्लू कलर का फ्लोरोसेंस शो करेगा। ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी से। सेकंड लिखेंगे विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट शोज स्ट्रॉन्ग ब्लू फ्लोरोसेंस। ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थी। उसके बाद स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज क्या क्या है, ये लाइट से इजीली लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में इसको रखेंगे, लाइट से इजीली एक्सपोज हो जाता है, एयर के अंदर फ्रीली नहीं रख सकते इसको, तो सो इट इज केप्ट इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर। उसके बाद इसको यूज किस किस में होता है, क्या क्या ट्रीट कर, जैसे ट्रीट करने के लिए हमें जैसे हम क्या क्या ट्रीट करें, जैसे पैरोक्साइमेट हो गया, कुछ वेस्ट वेंटिलेटर टैकीकार्डिया हो गया, तो उनको ट्रीट करने में हम क्या यूज कर रहे हैं, क्विनिडीन का यूज करते हैं। जो इरेगुलर हार्ट बीट्स हो रही है उनको ट्रीट करने में कार्डियक अराइथमिया में यूज हो रहा है। उसके बाद एक्स्ट्रा सिस्टोलिक जो अट्रायल टैकीकार्डिया और उनको ट्रीट करने में हम किसका यूज करते हैं, क्विनिडीन का। या फिर हो गया इन थायरोटॉक्सिस में हम इसको यूज कर देते हैं, या फिर एज एन अल्टरनेटिव यूज होता है किसके साथ, क्विनिन के साथ, किसको ट्रीट करने के लिए, मलेरिया को ट्रीट, क्विनिन यूज होता है मलेरिया को ट्रीट करने में, तो क्विनिडीन का भी हम यूज कर सकते हैं एज एन अल्टरनेटिव विद क्विनिन टू ट्रीट मलेरिया। टैबलेट्स की फॉर्म में हमें ये मिलता है, फार्मास्यूटिकल फॉर्म इसकी टैबलेट्स हमें टैबलेट्स की फॉर्म में मिलती है, एंड किस किस ब्रांड नेम से मिलती है, फेनिपेन एंड नेटकार्डिया।
उसके बाद हमारे पास है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स कौन से होते हैं, इसकी थोड़ी हम डेफिनेशन देख लेते हैं, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कौन से होते हैं? हाइपरटेंशन का मतलब मैंने बताया अभी कि क्या होता है, जब हाई सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसकी वजह से, जो किसकी वजह से, डिफेक्ट इन हेमोडायनेमिक फंक्शन में जो डिफेक्ट आता है उसकी वजह से जो हाई सिस्टमेटिक ब्लड प्रेशर हो रहा है उसको हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो एट्रायल है हमारे, जो आर्टेरियल है वो अंडर एक्सेसिव सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या करती है, स्टिमुलेशन करती है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास एंटी हाइपरटेंसिव होता है, तो उनको जो ट्रीट करने में यूज किए जाते हैं ड्रग्स, दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स। अब जो फिजिशियन है उन्होंने आगे टू पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया है। फिजिशियन ने क्या किया आगे, एक तो सिस्टोलिक एंड सेकंड इज डायस्टोलिक प्रेशर, उन्होंने आगे टू पार्ट्स में इसको मतलब बताया उन्होंने, टू पार्ट्स दैट इज सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। फर्स्ट इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो क्या करता है, मतलब कि वेरी करता है, वो फ्लक्चुएट करता है, अंडरगोस फ्लक्चुएशन। सिस्टोलिक प्रेशर फ्लक्चुएशन में जाता है, कैसे, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं या फिर एक्साइटमेंट हो रही है किसी चीज से, या फिर हम खाना खा रहे हैं, उसकी वजह से क्या करता है, वो क्या करता है, इंक्रीज कर देता है सिस्टोलिक प्रेशर। एक्सरसाइज, एक्साइटमेंट और मील्स एक्सेट्रा, ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं सिस्टोलिक प्रेशर। एक्सरसाइज, जो सिस्टोलिक प्रेशर है उसको हम लिखेंगे अंडरगोस फ्लक्चुएशन। वो फ्लक्चुएशन कैसे है, जो एक्सरसाइज होगी, एक्साइटमेंट किसी एंजॉयज की या कोई भी एक्साइटमेंट, उसके बाद मील्स एक्सेट्रा, जो ये पार्ट्स हैं ये क्या कर रहे हैं, सिस्टोलिक प्रेशर को इंक्रीज कर रहे हैं। ये इंक्रीज कर देते हैं हमारे सिस्टोलिक प्रेशर को। उसके बाद जो स्लीप होगा, हम नींद ले रहे हैं या फिर रेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, इसको कम कर रहे हैं। स्लीप, रेस्ट एक्सेट्रा, जो ऐसी चीजें आरामदायक चीजें हैं वो क्या कर रही है, इसको डिमिनिश कर रही है, इंक्रीज इट, डिमिनिश इट। सिस्टोलिक प्रेशर कैसे फ्लक्चुएट करता रहता है, कभी हाई हो जाता है कभी लो हो जाता है। उस तरह से जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो क्या जाता है, लिटिल फ्लक्चुएशन के अंदर जाता है, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता। लिटिल फ्लक्चुएशन जैसे जो टर्म है हाइपरटेंशन है, जो हाइपरटेंशन टर्म आपको किस वजह से आ रही है, जो एबनॉर्मल एलिवेशन हो रहा है डायस्टोलिक प्रेशर में, उसकी वजह से क्या हो रही है, हमें हाइपरटेंशन टर्म, उसकी वजह से हमें क्या हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाती है। अगर इंक्रीज हो रहा है डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर, तो वो क्या कर रहा है कि हार्ट, जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है फेलियर के टुवर्ड्स। डायस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, लिटिल फ्लक्चुएशन। लिटिल फ्लक्चुएशन आ रही है। जो हाइपरटेंशन टर्म है वो हमें कहां से मिली, जो एबनॉर्मल एलिवेशन हो रहा है ब्लड प्रेशर के अंदर, डायस्टोलिक प्रेशर के अंदर, वहां से हाइपरटेंशन हो जाती है। अगर इंक्रीज हो रहा है, अगर डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन डायस्टोलिक प्रेशर, वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स हार्ट फेलियर। डायस्टोलिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, हार्ट फेलियर के टुवर्ड्स क्या अप्रोच कर रहा है कि कुछ भी हो सकता है अगर ये इंक्रीज हो जाए डायस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद जो WHO है उसने डिफाइन किया हाइपरटेंशन को, जिसमें क्या रखा, उस जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक स्टैंडर्ड वैल्यूज रखी। उस स्टैंडर्ड वैल्यूज में, उससे पहले मैं हाइपरटेंसिव की जो एजेंट्स की जो
सिंपल क्लासिफिकेशन थी वो देखते हैं कि वो कैसे होता है। अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करें, सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायसिस्टोलिक। एक टेबल बना लेते हैं। तो अगर नॉर्मल प्रेशर होगा तो वो कितना होता है नॉर्मल प्रेशर? सिस्टोलिक होना चाहिए 80, सिस्टोलिक होना चाहिए 125 एंड डायस्टोलिक होना चाहिए 75 टू 85। 120, 75 टू 85, ये हमारा नॉर्मल प्रेशर होना चाहिए। 120 एंड 75 टू 85 अगर नॉर्मल प्रेशर है तो इतना रहेगा। उसके बाद अगर बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन है, मतलब कि माइल्ड, मतलब थोड़ा सा, मतलब बॉर्डर लाइन पे है, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन है, तो हम क्या, तो कितना हो जाएगा? सिस्टोलिक प्रेशर हमारे पास हो जाएगा 140 एंड जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो हो जाएगा 90 टू 95। 140, 90 टू 95। डायस्टोलिक प्रेशर ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता, इसलिए उसमें लिटिल जो इंक्रीज हो रहा है वो क्या, किसकी तरफ जा रहा है? हाइपरटेंशन की तरफ मूव कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है माइल्ड हाइपरटेंशन। जो हमारे पास माइल्ड हाइपरटेंशन होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो तो होता है 140 टू 160 के बीच में, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है दैट इज 95 टू 105। 140 टू 160, 95 टू 105 अगर माइल्ड हाइपरटेंशन है। उसके बाद अगर मॉडरेट हाइपरटेंशन हो जाती है, मतलब कि हाइपरटेंशन क्या हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रही है। अगर मॉडरेट हाइपरटेंशन हो जाती है तो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर है वो ग्रेटर हो जाता है 140 से। मॉडरेट प्रेशर क्या है, जैसे इसमें तो 140 टू 160 था, बट मॉडरेट हाइपरटेंशन में 140 से ग्रेटर होगा, और जो हमारे पास ये डायस्टोलिक प्रेशर है 105 से 120 के बीच में रहेगा, तो हमारे पास है मॉडरेट हाइपरटेंशन। उसके बाद अगर सीवियर हाइपरटेंशन है बहुत ज्यादा, तो जो हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर है वो रहेगा 140 से ग्रेटर, और जो डायस्टोलिक है दैट इज ग्रेटर देन 120, यानी कि डायस्टोलिक प्रेशर क्या हो गया, 120 से ग्रेटर। तो ये टेबल है जो हमारे पास नॉर्मल प्रेशर है, बॉर्डरलाइन हाइपरटेंशन की वैल्यूज है, माइल्ड हाइपरटेंशन की, मॉडरेट हाइपरटेंशन एंड सीवियर हाइपरटेंशन। तो ये वैल्यूज नोट करनी है। उसके बाद मैं बता रही थी WHO ने क्या किया था। WHO ने एक लिमिट जो थी ब्लड प्रेशर की वो उन्होंने एक स्टैंडर्ड लिमिट रखी। अब वो स्टैंडर्ड लिमिट कितनी थी, जो WHO ने क्या किया था, हाइपरटेंशन पे अप्लाई किया था उन्होंने, WHO ने डिफाइन किया हाइपरटेंशन लिमिट। हाइपरटेंशन लिमिट में जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो रखा गया था 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये रखा सिस्टोलिक प्रेशर। उसके बाद जो हमारे पास डायस्टोलिक प्रेशर था वो है 95। ये है डायस्टोलिक प्रेशर। जो टीनेजर है, जो मतलब टीनेजर में है, जो टीनेजर में अगर डायस्टोलिक प्रेशर 110 हो जाए तो वो क्या हो जाता है, सीरियस कंडीशन आ जाती है। सीरियस मतलब कि वो ग्रेटर डेंजर होता है अगर टीनेजर के अंदर आ जाए 110। टीनेजर में अगर 110 हो जाए तो ये क्या हो जाता है, बहुत डेंजरस हो जाती है, यानी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन हो जाती है। ये सीरियस कंडीशन का